अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएम की हलीफ या हरीफ। मोदी के यार को एक धक्का और दो। He's a patriotic Pakistani and he's a democratically elected Prime Minister of Pakistan. करप्शन का सरदार को एक धक्का और दो। मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? पनामा शरीफ को एक धक्का और दो। चौधरी को एक धक्का और दो। मैं कभी भी नहीं सोच भी सकता हूँ इस मुल्क का इलेक्टेड वजीर आजम को गद्दार का अल्फाज उसके लिए यूज करूँ। फिर हम बात करेंगे नाजरीन, इस्लामाबाद में सर्जिकल स्ट्राइक, क्या हुकूमत घबरा गई? नाज़रीन, पनामा लीक्स के बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी में भी बड़ा जोश आया और कुछ यूं लगा कि पाकिस्तान में क्या पंजाब में ख़ास तौर पे जान पकड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आपको मालूम है कि मुजफ्फराबाद में जाके बिलावल भुट्टो साहब ने क्या क्या कहा भी है, फिर देखिएगा क्या कहा उन्होंने। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। मोदी के यार को एक धक्का और दो। करप्शन का सरदार को एक धक्का और दो। पनामा शरीफ को एक धक्का और दो। चौधरी को एक धक्का और दो। रायबंद को एक धक्का और दो। फिर नाजरीन, बिलावल भुट्टो साहब ने अक्टूबर 3 को प्राइम मिनिस्टर हाउस जाकर के नवाज शरीफ साहब से मिले और पूरी कौम ने कहा अच्छी बात है, कश्मीर पर बात करने के लिए गए हैं। वहां से जब वो निकले उसके बाद हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ अजीब सा यू टर्न लिया। देखिए क्या कहा उन्होंने। 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम के घर में होगा और मियां नवाज शरीफ साहब पनामा के क्राइम्स के लिए जेल में होगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भी कहा कि बिलावल भुट्टो मेरे साथ कंटेनर पे खड़े हो सकते हैं। पनामा लीक्स पर सबने कहा कि ये कमाल कर दिया, पीपल्स पार्टी ने इतनी ज़बरदस्त पोजीशन ली। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी में और पीटीआई में कुछ दरार पड़नी शुरू हुई। ये देखिएगा बिलावल भुट्टो साहब क्या कहते हैं। नहीं है, यू डोंट जस्ट हिट द बॉल एंड हिट द बॉल एंड हिट द बॉल एंड एक दफा अगर सिक्सर आता है तो आप वजीर आजम बनेगा, ऐसे नहीं होगा। मैं कभी भी नहीं जमहूरियत के खिलाफ या ऐसी कुछ चीज में शामिल हो सकता हूँ, तो ये कंसर्न्स है। तो नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प बात है। एक तरफ ये लग रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब पार्टी को लीड कर रहे हैं, एक नई अपनी वो दे के साख दे के, और इस तरह से पंजाब में भी, फिर हम कहेंगे पंजाब में भी लग रहा था कि जान पड़ी पार्टी में, क्योंकि पनामा लीक्स पे ये उठ खड़े हुए हैं और अपनी जो रिवायती सियासत है, जारहाना सियासत, वो करने जा रहे हैं। लेकिन फिर आपने ये देखा जो पीटीआई के साथ एक दरार पड़ी और उसके बाद ना कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात होने लगी। फिर देखिएगा पीटीआई के इमरान खान साहब क्या कहते हैं इनके बारे में। मैं पीछे भी खड़ा हो गया खुर्शीद शाह के। पता है कि खुर्शीद शाह नवाज शरीफ के पेरोल के ऊपर है, ये सैबोटाज करेंगे सारा इत्तेसाब इस मुल्क पे। और नाज़रीन, जब बिलावल भुट्टो साहब से बात की गई, ये आपको मालूम है कल मौलाना फजलुर रहमान साहब से जाके मिले और ये कहा गया कि इनके वालिद आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरपर्सन हैं और यानी कि फिर भी पार्टी के सरबराह हैं, चाहे मुल्क के अंदर हैं चाहे बाहर हैं, इन्होंने फ़ोन करके ये जो मुलाकात है वो करवाई। और मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जमहूरियत के हवाले से। उन्होंने कही, ये भी आपने सुनी, उन्होंने ये कहा कि मुझे जमहूरियत खतरे में दिखाई देती है। तो फिर बात ये उठ खड़ी हुई कि क्या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी एक पुरानी सियासत की तरफ जा रही है, मुफाहमत की सियासत जो हुकूमत वक्त है उसके साथ, और इस मुफाहमत के नतीजे में पीपल्स पार्टी को मिलेगा क्या? क्या पनामा लीक्स पर एक सख्त पोजीशन लेके
अकाउंटेबिलिटी पे पोजीशन लेके पीपल्स पार्टी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। इलेक्शन को 1.5-2 साल बाकी हैं और पीपल्स पार्टी का बहुत काम बाकी है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने, कुछ लोग कहेंगे, एक सॉफ्ट पोजीशन ले ली फिर से अकाउंटेबिलिटी पे प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से, और पीपल्स पार्टी और पीटीआई अलग अलग लगता है खड़े हुए हैं। इस पर नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ हैं और उनसे कौन जानता है कि ये सूरत हाल कितनी पीपल्स पार्टी के लिए एक नया चैलेंज पोज करती है, क्योंकि कायरा साहब उन 4 लोगों में से हैं जिनको कहा जाता था गैंग ऑफ 4, और ये बहुत से लोग इस पर पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उम्मीद रखे हुए थे कि कायरा साहब हैं वो लीड करेंगे पार्टी का रिवाइवल बाकी लोगों के साथ। तो ये क्या हो रहा है, सियासत किधर जा रही है? बिलावल भुट्टो साहब अपनी सियासत कर रहे हैं या आसिफ अली जरदारी साहब उनको डायरेक्ट कर रहे हैं? और अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो जो मुफाहमत की सियासत है उससे हासिल क्या होगा? वेलकम टू द प्रोग्राम कायरा साहब। जी बहुत शुक्रिया नसीम साहब। अच्छा कायरा साहब, आपने सवाल तो आपको मालूम है, बड़ा बेसिक सवाल है कि ये क्या हुआ इतने दिनों में यकदम के बिलावल भुट्टो साहब ने और आपकी पार्टी ने एक बड़ी जारहाना पोजीशन ली थी पनामा लीक्स पे, लेकिन अब वो पोजीशन तब्दील हो गई है। अब लगता है कि जैसे जमहूरियत का ज़्यादा फिक्र है और जमहूरियत का खतरा तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। देखिए नसीम साहब, गुजारिश है कि रिएक्शन के बारे में अपना अपना ख्याल हो सकता है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है जो हमारी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए है, उसमें भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पनामा इशू को रेज करते हैं पाकिस्तान की इंटरनल हार्मनी के लिए। इसी तरह जो एपीसी अपने हुई जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई उसमें रेज किया गया, जो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट हुई उसमें पीपल्स पार्टी ने इस मामले को रेज किया। और कल मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, फजलुर रहमान साहब की दावत पे बिलावल साहब जब एपीसी में मिले तो वहां दावत दी थी उन्होंने, उनके यहाँ चाय पे गए तो वहां पे भी उन्होंने कहा कि आप जो है पनामा इशू इसको पास कराइए इसका बिल। तब आप अगर ये समझते हैं कि हम अपनी पोजीशन बदल चुके हैं तो पता नहीं किस बात से समझ रहे हैं। हम तो कंसिस्टेंटली अपनी उस पोजीशन को स्ट्रेस कर रहे हैं। हाँ, खान साहब अपनी उस पोजीशन से हटके जमातों को, बाकियों का पोजीशन को छोड़ के उन्होंने अपनी लाइन ली कि मैं इंडिपेंडेंटली तहरीक चलाऊंगा और गवर्नमेंट गिराऊंगा और उनको काम नहीं करने दूंगा। ये उनका हक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन को साथ लेकर चलना रही है और चलेगी। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ जॉइंट अपोजिशन ही बेहतर मुहर्रक है। खान साहब को जो तरीकाकार है वो शायद अपोजिशन के काज को नुकसान और हुकूमत को फायदा दे जाए, ये हमारा ख्याल है। हो सकता है गलत हो, लेकिन पीपल्स पार्टी उस मौक़िफ़ पे बिल्कुल सॉलिडली खड़ी है। और आप मुझे बता दीजिए हमारी और किस बात से, यानी जब से ये इशू शुरू हुआ 4 अप्रैल को चौधरी एतजाज अहसन साहब ने भुट्टो साहब की मिज़ार पे, उनकी बरसी पे मिज़ार पे खड़े होकर इस इशू को रेज किया। उस दिन से लेके अपोजिशन को इस पॉइंट पे इकट्ठा करे तो पीपल्स पार्टी, टीओआर बनाए तो पीपल्स पार्टी, लेजिस्लेशन मूव करे तो पीपल्स पार्टी, एपीसी में रेज करे तो पीपल्स पार्टी, जॉइंट सिटिंग में रेज करे तो पीपल्स पार्टी, हर फोरम पे इस मामले को एजिटेट कर रही है। हमारा एक इशू जरूर है कि पीपल्स पार्टी की तंजीमें पूरे मुल्क के अंदर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल लेवल और प्रोविंशियल, सारी प्रोविंशियल तंजीमें जो हैं वो पिछले 5-6 महीने से हमने डिसॉल्व की हुई है। इस वक्त अमलन पीपल्स पार्टी की कोई तंजीम नहीं है नीचे, और उसके लिए हमने जो प्रोसेस शुरू किया था वो प्रोसेस का पहला फेज मुकम्मल हो गया है। अब चेयरमैन साहब ने इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू किया है। अब वो प्रोविंशियल तंजीमें और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट की तंजीमें इस महीने के एंड से शुरू करके अगले महीने यानी नवंबर के मिड तक हमारी कोशिश है कि वो इंस्टॉल हो जाएं। आप बेहतर जानती हैं कि अगर आपने एहतजाज की तरफ, अवामी राब्ते की तरफ जाना है तो ये जरूरी होगा कि आपका ग्राउंड के ऊपर नेटवर्क सारा मौजूद हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हो, ताकि अगर आपने एहतजाज करना है तो या और कोई रास्ता इख्तियार करना है तो आप बेहतर तरीके से दबाव का। अच्छा जी देखिए, 2 चीजें। एक तो ये कि जहां तक इनका बिलावल भुट्टो साहब का ताल्लुक है, थोड़ा इसको बात को मुकम्मल करें फिर आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने जो बड़ी सख्त तकरीरें की वहाँ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में, आपने सुनिए जरा, हम आपको सुनाते हैं। वो जो कह रहे हैं धक्का दो, ये करो, ये सुनिएगा जरा। हुई दीवार को एक धक्का और दो, मोदी के या को एक धक्का और दो, करप्शन का सरदार को एक धक्का और दो, पनामा शरीफ को एक धक्का और दो, चोर को एक धक्का और
साहब सवाल इससे ये बनता है कि यकीनन ये इन्होंने बातें की और बड़ी सख्त एक जारहाना पोजीशन ली, लेकिन फिर इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कल ये कहने की कि जी हम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो इलेक्टेड हैं और यकीनन कोई भी बात नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर रहा। तो उनको कल ये जो इमरान खान कह रहे हैं कि अब लगता है कि पीपल्स पार्टी को कोई किसी कॉम्प्रोमाइज की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो करप्शन के हवाले से कहते हैं, खुर्शीद शाह साहब की भी बात की उन्होंने, आसिफ अली जरदारी साहब की, तो कहते हैं जी कॉम्प्रोमाइज की तरफ जा रहे हैं। तो अगर इमरान खान तो कह रहे हैं, हम भी आपसे पूछते हैं कल ये क्या ज़रूरत पड़ी थी? कोई आपको ख़तरा नज़र आ रहा है डेमोक्रेसी को कि उन्होंने कहा जी मैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ हूँ एटसेट्रा? What is the contradiction? नसीम ज़ारा साहब, पहली बात तो ये है कि हमें अपनी पॉलिटिक्स के लिए इमरान खान साहब की अप्रूवल या उनकी सनद की जरूरत नहीं है। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं उनको मुबारक हो, हम अपनी पॉलिटिक्स करते हैं और हम उनको सनद उनसे लेने की या अच्छी पॉलिटिक्स है या बुरी पॉलिटिक्स है इसकी जरूरत हमें नहीं है। रहा आपका सवाल ये है कि आप बहुत बेहतर जानते हैं जब इलेक्शन कैंपेन चल रही होती है माहौल बड़ा हीटेड होता है, इलेक्शन की डिबेट्स बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। आजकल अमेरिकन डिबेट चल रही है, आप वहां शायद गई हुई भी थी, आप जाते रहते हैं और आप क्योंकि आप बड़ी साथी हैं, आप यकीनन उस डिबेट पे भी नजर रख रही हैं। तो जिस तरह की डिबेट आजकल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के दरमियान हो रही है, क्या सदर अमेरिका मुंतखब होने के बाद इसी तरह की डिबेट करता है? क्या वो इश्यूज को इसी तरह रेज करता है या उसके टोन टेनर बदल जाता है? लेकिन जब वो जॉइंट डिबेट में खड़ा होता है तो उसका स्टाइल मुख्तलिफ है, एक्विजिशंस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। उन एक्विजिशंस को अपनी जगह रखते हुए जब आपके हालात पसंद, हम इलेक्शन में लड़ रहे होते हैं तो दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब पार्लियामान में बैठते हैं तो आपने बहुत सारे इश्यूज पे इकट्ठे बैठ के, कमेटियों में इकट्ठे बैठ के, एपीसी में इकट्ठे बैठ के आपने मुल्क को आगे लेके चलने के लिए बहुत सारी बातें करनी होती है। ये जो एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगा देने का मतलब को बंदूकें निकाल लेना तो नहीं है। आपके चैनल एक दूसरे के खिलाफ बातें कर लेते हैं, आप साथियों पे इल्जाम लगा देते हैं, जर्नलिस्टों पे या सियासतदानों पे, मैं आप पे इल्जाम लगा देता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे। आप अपना परसेप्शन देंगे, मैं अपना। इलेक्शन के जलसों में बातें और तरह होती है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिए, आप ये कि ये एक सवाल हुआ उन पे, उन्होंने अपने तौर पे किसी नजरिए का इजहार नहीं किया। उन पे सवाल हुआ कि जी बिलावल साहब ये बताइए कि आप तो नवाज शरीफ साहब को गद्दार कहते रहे और अब आप उनसे हाथ मिला रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं आप उनसे जफियां डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज तक किसी को गद्दार नहीं कहा। हाँ, मैंने मोदी के यार को धक्का देने की बात की, मैंने गिरती दीवारों को धक्का देने की बात की, लेकिन मैंने गद्दार किसी को नहीं कहा। हत्ता कि उन्होंने कहा मैंने अल्ताफ हुसैन साहब को भी गद्दार नहीं कहा कभी। यानी मेरे वो एक तनाजुर उसका ये था कि मैंने आज तक कोई ऐसा गैर, बल्कि उन्होंने कहा मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का बेटा हूं, मैं ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब से बड़े इख्तलाफात हैं, पनामा पे हैं, नेशनल सिक्योरिटी पे हैं, कुलभूषण पे हैं, हिंदुस्तान के बारे में इश्यूज पे हैं, मोदी के साथ दोस्ती पे हैं। इसके बावजूद मैं ये नहीं कहता वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, हम ये बात तो मानते हैं, मुझे उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करने का मुकम्मल हक है। लेकिन इलेक्शन की स्पीच को अगर ये रेफरेंस मीडिया बना के इस्तेमाल करे, देखें जी ये तो मुनाफकत है, ये तो फलां है, तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। हम कायरा साहब ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और फिर सियासत पे बात करेंगे कि जो सड़क पे सियासत होने जा रही है उसमें पीपल्स क्या रोल देखती है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स पर। सिंध असेंबली ने अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से आर्टिकल 6 के तहत कहा कि गद्दारी का जो इन पर इल्ज़ाम रखता है इनके खिलाफ केस चलाया जाए। तो बिलावल भुट्टो साहब ही की पार्टी है जिसने वहाँ सपोर्ट की है, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई। तो अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में पीपल्स पार्टी का वो ख्याल है जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं या जो पार्लियामान में सिंध में? नहीं, जो असेंबली में करारदादें हुई वो कौमी असेंबली है, वो सिंध है, वो पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब की अप्रूवल से उनकी पॉलिसी के तहत है। उनसे फिर सवाल हुआ एक सवाल के जवाब में हुआ कि जी आपने, जब मियां साहब का सवाल हुआ तो जब उस पर मीडिया को जवाब न बन पड़ा और उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं कहा, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा जी आपने तो अल्ताफ हुसैन साहब को भी गद्दार कहते रहे हैं, अब आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आज तक किसी को भी गद्दार नहीं कहा। अच्छा, तो रेजोल्यूशन पास हुई लेकिन जाती तौर पे
ठीक है, बेशक नहीं, उन्होंने बिल्कुल कहा ठीक। कि मैंने आज तक ठीक। किसी को जाती तौर पे गद्दार नहीं कहा। वो उस सवाल के जवाब में जब मियां साहब का सवाल एड्रेस ठीक, हुआ ठीक। तो उसी साहबी ने अगला सवाल कर दिया, आप तो अल्ताफ हुसैन साहब के कहते रहे। ठीक है। उन्होंने कहा मैंने आज तक ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनकी पॉलिसी, उनके साथ इख्तलाफात, अल्ताफ हुसैन साहब ने पाकिस्तान की तहरीक को, हमारी कुर्बानियों को, हमारे आबा को, इस मुल्क को जो गालियां दी हैं, ना उसको एमकेएम कबूल कर सकती है, ना पीपल्स पार्टी कर सकती है, और उसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पीपल्स पार्टी का कौमी मौक़िफ़ है। लेकिन बिलावल साहब के ये कमेंट जो थे वो अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में खास तौर पे नहीं, वो नवाज शरीफ साहब के कमेंट, और उसके बाद सीक्वेंस में ये कमेंट कि मैंने आज तक किसी को गद्दार नहीं कहा। अच्छा, मैंने जाती तौर पे नहीं कहा, लेकिन मेरी पार्टी ने जो असेंबली में नहीं, पार्टी का इशू भी नहीं है ना, देखिए ये भी नहीं है नसीम। एक तनाजुर देखिए, आप इसको अप्रिशिएट, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जी आप बताइए, आप तो नवाज शरीफ के बारे में ये कहती नहीं, आज आप नवाज शरीफ की तारीफ करिए कि नवाज शरीफ अच्छी पॉलिसी लेके चल रहे हैं, आपकी क्या मुनाफत है, तो आप उसका जवाब दे रही हो। जब मेरे मैं रिच हो जाऊं तो फिर अगला सवाल आप ये कर दें, अच्छा जी आप तो असद जरदारी साहब के बारे में भी ये कहते रहे, तो आप क्या कहेंगी? तो नहीं, आपकी बड़ी, यानी कि टेक्निकली आपकी बात ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे थे कि पार्टी, ये देख लीजिएगा आर्टिकल 6 के हवाले से जो बात भी हुई, इसका एक स्पॉन्टेनियस बात होती है, तो इसके इंप्रेशन शायद इस तरह है, लेकिन कतई ऐसा मकसद नहीं है। जो बात पीपल्स पार्टी कह रही है वो अपने चेयरमैन की अप्रूवल से कह रही है, और वो कौमी मौक़िफ़ हम उठाने वाले हैं, हमसे ज्यादा कौन उठाने वाला है, और उनके खिलाफ ऑपरेशन हमारी हुकूमत कर रही है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, उनके दफातर के खिलाफ, उनकी तंजीमों के खिलाफ, उनके असले पकड़ रही है, उनके टारगेट। जी कायरा साहब, आपने बात क्लियरली सुना दी, लेकिन हम भी आपको सुना दें ये इसका शॉर्ट। मेरा पूरा जिंदगी में मैंने कभी भी नहीं अंकल अल्ताफ को गद्दार कहा। अंकल अल्ताफ एक कराची का पॉलिटिकल रियलिटी था और है। जी कायरा साहब, आपने सुन लिया कि उन्होंने फरमाया कि, अब मैं बता देता हूँ, इससे पहले अगर थोड़ा सा इसको और रिवाइंड करें तो ये उसी सवाल जो मैंने पहले कहा ना, उसका सीक्वेंस ही है। पहले मियां साहब के बारे में हुआ, उसका उन्होंने जवाब दिया, फिर ये सवाल हुआ, उसका उन्होंने जवाब दिया, और वो सबको, वो एहतरामन, वो मौलाना फजलुर रहमान को भी अंकल कह रहे थे। नहीं, मैं अंकल पे नहीं, अंकल पे हम नहीं शिकायत कर रहे। मैं करता हूँ, और उन्होंने कहा कि मैंने सारी जिंदगी में किसी को गद्दार नहीं कहा। उनसे कहा था कि आप तो कहते रहे हैं, उन्होंने कहा मैं तो नहीं कहता रहा। ये उस सीक्वेंस में था कि आप मियां साहब को भी गद्दार कहते रहे, उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा। कायरा साहब, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब एक सियासी हकीकत, अंकल अल्ताफ हुसैन सियासी हकीकत थे और हैं। बिल्कुल, देखिए एक मिनट सी, अल्ताफ हुसैन साहब कराची की एक हकीकत थे और हैं, कोई शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई शक है? पहली बात तो ये बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। दूसरी बात यह है कि अल्ताफ हुसैन आज भी कराची के अंदर अपना कसर और रसूख रखते हैं, एक ताकत है, उसका इजहार कि वो कितने कमजोर हुए हैं, खत्म हुए हैं, नहीं हुए हैं, किसी इलेक्शन की सूरत में होगा ना। ठीक, अवाम उनको अप्रोच करती है कि नहीं, उनकी बात सुनती है कि नहीं, ये बिल्कुल, हाँ, उनकी वो ताकत नहीं रही, आज भी है हकीकत और थे भी। ठीक है कायरा साहब, जरा इस पर आते हैं कि पनामा लीक्स पर आगे किस तरफ बात बढ़ेगी। अच्छा, ये भी कहा गया कि ये जरदारी साहब ने जब एतजाज़ एहसन साहब को रिक्वेस्ट किया था पीटीआई ने कि रायविंड के जलसे में भेजें, तो एतजाज़ एहसन साहब की बजाय खोसा साहब को भेजा जा रहा था, और उस पे फिर बात आगे नहीं बढ़ी रायविंड के जलसे के हवाले से। इज दैट करेक्ट? जी नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक पीटीआई की तरफ से कोई इनविटेशन हमारी जमात को फॉर्मली नहीं हुई, और हमारा जमात का मौक़िफ़, मेरा मौक़िफ़ पर्सनली ये शायद थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन मेरी जमात का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि मियाँ साहब के, हालांकि मुस्लिम लीग ने लोगों के घरों पे जाके बिल्कुल जलसे करने का और रैलियां करने का खुद रिवाज डाला था। खुद मियाँ साहब ने फारूक लगारी then प्रेसिडेंट के घर पे चोटी जेरी जाके जुलूस लेके गए थे, और खुद मियाँ साहब अपने दौरे, हमारे दौर में, पिछले दौरे हुकूमत में, वो पंजाब में जुलूस निकलवाते रहे, हमारे एमपी एमएलए के घरों पे जाके इन्होंने हमले करवाए, वो अपनी जगह। लेकिन हमारा मौक़िफ़ था कि ये घरों पे जाके पॉलिटिक्स करने का, जी वो तो बात क्लियर हो गई थी। खैर साहब, टाइम जरा कम है, तो मैं आपसे ये, क्योंकि हमें जो इत्तला मिली, नहीं है बिल्कुल। अच्छा, आपके इल्म में नहीं है, लेकिन ये पता चला जी, उसका भी नसीब एक तरीका होता है ना। देखिए ना, हमने अपोजिशन से राब्ते किए, क्या इकट्ठे होते हैं, तो हम चल के सारी अपोजिशन की जमातों के पास गए ना, हमने हर जमात के पास जाके कहा जी इकट्ठे होकर, सारी अपोजिशन इकट्ठी हो गई। अगर खान साहब ने बाकायदा जमातों को इनवाइट करना था
तो वो अपना किसी डेलीगेशन के जिम्मे लगाते हैं, उनसे एक फॉर्मल एंगेजमेंट करते कि आए हमारे साथ बैठ के बात करें। ये थोड़ा है कि आप जलसे में खड़े होकर ऐलान कर दें कि कभी आना है तो आ जाओ, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, आपने आना है तो आ जाओ, ये तो नहीं होता ना। ये बताइएगा कि जो भी इस वक्त आपकी सियासत है, क्या आपको लगता है कि जो पोजीशनिंग है आपकी पार्टी की, यानी कि पहले तो आप लोग पीपल्स पार्टी और पीटीआई साथ खड़े थे, और कायरा साहब आपसे बेहतर कौन जानता है कि पंजाब में उसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट था, क्योंकि पास तो है पंजाब पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन, लग रहा था कि उसका शायद रिवाइवल हो रहा है, लेकिन अब फिर से लगता है पीपल्स पार्टी साइड पे हो गई है, पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन की बात है। आपको लगता है कि ये जो पोजीशन ली है आपने, जो पीटीआई के अब आप से हट करके खड़े हो गए हैं और इमरान खान ने अटैक फिर से शुरू कर दिया है, डज दैट हेल्प योर पॉलिटिक्स? देखिए, इमरान खान साहब अटैक करते हैं, वो तो मर्जी वाले हैं, वो जिसको अटैक करेंगे वो अपना जवाब भी दे लेगा, और वो किसी को जिस दिन अल्फाज में बुलाएंगे वो उसका जवाब भी उनके हर बंदे के पास है। इस मुल्क की तारीख सबके पास मौजूद है, वो सब बंदे जवाब दे लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, क्या अपोजिशन की किसी जमात ने, जमात इस्लामी ने, एएनपी ने, पीपल्स पार्टी ने, अवामी तहरीक ने, इनमें से किसी जमात ने इमरान खान साहब के साथ चलने से इनकार किया है? या इमरान खान साहब एक दिन बैठ के अपोजिशन के साथ उनकी जमात फैसला करती है कि हम असेंबली में लेजिस्लेशन मूव करेंगे, अब गवर्नमेंट से डायलॉग नहीं करते, और हम अगर लेजिस्लेशन ब्लॉक हुई तो हम इकट्ठे बैठ के तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। अगले दिन वो सारे फैसले सियासी जमातों के छोड़ के गालियां देते हुए कि ये मुनाफिक हैं, ये पता नहीं फलां हैं, हम ये तो टाइम दे रहे हैं, कोई मुकमका है, वो अपना रास्ता ले लेते हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी उनके साथ चलने की पाबंद है? आंसर इज नो। इमरान खान साहब अपनी जमात का फैसला करेंगे, वो अच्छा करें, वो बुरा करें, उनकी जमात उस पर राजी हो ना हो, लेकिन अपोजिशन को छोड़ के अलग रास्ता पीपल्स पार्टी ने इख्तियार नहीं किया, इमरान खान साहब ने किया है, और पीपल्स पार्टी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। हम आज भी इस मौक़िफ़ पे खड़े हैं, और इमरान खान साहब ने अपने दोनों मुतालबात में, पीपल्स एक मुतालबा उनका कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दे, कोई और मुस्लिम लीग का बंदा आ जाए, वो फिर इलेक्शन को भी मान लेते हैं, फिर कहते कोई मसला नहीं, तो सब ठीक है। और अच्छा कायरा साहब, ये तो आपकी हो इशू है, तो दूसरा उनका मुतालबा ये है कि जी वो हमारा बिल पास कराएं, तो वो बिल पीपल्स पार्टी ने पेश किया ना, यही हम कह रहे हैं कि उस बिल के लिए प्रेस करेंगे हम गवर्नमेंट को, हर फोरम पे कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। ये कहना मीडिया का, ये एनालिसिस करना कि पीपल्स पार्टी साथ छोड़ गई है, ये नामुनासिब है। आप ये देखिए कि साथ कौन छोड़ गया है, हम अपनी जिम्मेदार पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और मैंने आपको अच्छा कायरा साहब, बदकिस्मती से टाइम कम रह गया। अच्छा लास्ट क्वेश्चन कायरा साहब, देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कायरा साहब, ये बताइए कि एक सेंस ये है कि मुफाहमत की सियासत की तरफ फिर पीपल्स पार्टी जा रही है। एक है एतजाज़ एहसन, अगर ग्राउंड पे देखें तो एक एतजाज़ एहसन साहब की ब्रांड है, दूसरी खुर्शीद शाद साहब टाइप सियासत है, और बिलावल भुट्टो जो है वो बड़े जारहाना ब्रांड जिसके पीछे आप जैसे लोग भी हैं। इस वक्त ये दिखाई दे रहा है कि वो नहीं हो रहा, और अब ये बात शुरू हो गई है, और हम भी ये कहेंगे कि क्या ये मुफाहमत की सियासत है, इससे हासिल क्या? अगर आपकी बात हम मानते हैं कि मुफाहमत की सियासत आप नहीं कर रहे, कि आप अकाउंटेबिलिटी के बारे में सीरियस हैं, तो क्या आप कमिटमेंट देते हैं कि आप कोई ऐसा स्टेप लें जहां आप बीच में पढ़ के प्राइम मिनिस्टर को कहें कि जी आप ये करें, और हम फिर पनामा लीक्स पे आपको कहेंगे कि जी आप सही कदम उठा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर पर आप लोगों की तरफ से प्रेशर कम हो गया है, आप क्या कमिटमेंट दे सकते हैं कि पीपल्स पार्टी क्या करेगी कि कौम को यकीन हो कि प्राइम मिनिस्टर पर आपका प्रेशर कम नहीं हुआ? हमारी इस वक्त तंजीम नहीं है, हम तंजीम साजी में हैं, और हमने आज तंजीम। कायरा साहब सेगमेंट क्लोज करना होगा। अगर इमरान खान साहब आपको दावत देते हैं टू कम टू इस्लामाबाद अक्टूबर 30 को, तो आप लोग कंसिडर करेंगे? नो, मेरा जवाब पहले मुकम्मल होने देंगे। आप अगला सवाल फिर आएगा, आपका लंबा तरह सवाल था, उसका थोड़ा लंबा जवाब आएगा। अगला जवाब मेरा ये है कि आप ये फरमाइए, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद को करने का फैसला किया है, इसका मतलब है कि आप हमें ये कह रहे हैं कि वो रास्ता दुरुस्त है, मीडिया हमें ये हुक्म दे रहा है। हरगिज नहीं, एक क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है। बोलना प्लीज,
आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप मुझे यकीन दिलाएं, जिस तरह इमरान खान साहब एहतजाज पे निकले हैं, यानी वो कह रहे हैं मैं शहर चौक कर दूंगा। अगर पीपल्स पार्टी आपको अश्योर कराए तो फिर पीपल्स पार्टी की वफादारी जमहूरियत पे है, फिर आप समझते हैं कि मक्की की जमहूरियत है? नहीं जी, हम सवाल कर रहे हैं, हम कोई हम गाइड या कोई हम इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको रेफरेंस है ना, आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं ना कि आप सबूत दोगे कि तुम्हारी लॉयल्टी किसके साथ है अपोजिशन से, तो वो लॉयल्टी तक साबित हो सकती है जिस तरह इमरान कर रहा है। नहीं ये नहीं कहा, नहीं नॉट एट ऑल जी, नहीं ये नहीं आपसे कहा हमने। आपका ये ख्याल है, मेरा ख्याल है आपने इस तरह कहा, आपका ख्याल मुख्तलिफ होगा। लेकिन दूसरी बात यह है, वो अर्लियर क्वेश्चन था जी, कि क्या शहरों को चौक करना, जलसे जुलूस एहतजाज बिल्कुल रैली करना उनका हक है, क्या शहरों को चौक करके जिंदगी मुअत्तल कर देना सियासी हुकूक में आता है? हरगिज नहीं आता, उसको हमने इस प्लेटफॉर्म से पोज किया कायरा साहब, दैट्स नॉट द इशू। फिर आप मुझसे क्यों तवक्को कर रहे हैं? नहीं तवक्को नहीं भाई, आपकी सियासत है, हम पूछ रहे हैं, आप उसको कंसिडर करेंगे, आप करेंगे या नहीं करेंगे, तवक्को तो नहीं है। रास्ता एक रेस्पॉन्सिबल रास्ता है, अपनी तंजीम साजी भी कर रहे हैं, लेजिस्लेशन भी मूव कर रहे हैं, असेंबलियों में भी कर रहे हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह तंजीम मुकम्मल हो। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बड़ा क्लियरली ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है वो लॉकडाउन इस्लामाबाद को बंद करना रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते, और वो उन्होंने कहा कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और आपने सुना उन्होंने क्या कहा कि पनामा लीग से उनकी जहाँ तक कमिटमेंट है वो कम नहीं हुई, और उन्होंने बड़ी तफसील में उसका जवाब दिया। इस वक्त हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक इस्लामाबाद पे, जो कि हुकूमत की तरफ से ये अल्फाज इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल हुआ ये अल्फाज, क्या हुकूमत घबराई हुई है, इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे अब हम पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी है उसके स्पोक्स पर्सन के साथ हमारे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं। इनसे पूछेंगे हम कि ये सर्जिकल स्ट्राइक का हवाला किस वजह से दिया जा रहा है, क्या हुकूमत ज़्यादा घबराई हुई है? वेलकम टू द प्रोग्राम मुसद्दिक मलिक साहब। देखें नसीम, मेरे ख्याल में आधा जवाब तो आपको जाते जाते कायरा साहब मैं सुन रहा था वो दे गए कि ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों है, बाकी आधा मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अब तक जो इमरान खान साहब ने किया अंपायर की उंगली के ज़िक्र से, और फिर कहा कि मैं मिठाइयाँ अगर फ़ौज आ जाएगी तो बांटी जाएंगी मिठाइयाँ, और फिर जब इलेक्शन हारे तो लोगों को कहा कि तुम इस हुकूमत को डिज़र्व करते हो वगैरह वगैरह, तो अभी तक हम पे ये आया हो गया था कि उनको जो मोहब्बत इक़्तिदार से है उसके आड़े अगर जमहूरियत आई तो वो जमहूरियत को कुर्बान करने को तैयार हैं। लेकिन इस मरतबा इसको सर्जिकल स्ट्राइक इस वजह से कहा गया है कि लग ऐसा रहा है कि अगर रास्ते में उनके आड़े रियासत भी आई तो वो उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मतलब क्योंकि अगर आप उनकी ज़बान सुने जो उन्होंने लाहौर के अंदर जलसा किया है, उसमें शेख रशीद साहब ने उनकी स्टेज इस्तेमाल करते हुए पहले करार दिया अपने लीडर को, मुल्क के लीडर को, उनके लीडर तो उन्होंने कह दिया कि वो नहीं है, मुल्क के लीडर को गद्दार करार दिया, और ये कहा कि ये जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये जो अभी उनके यहाँ जो दहशतगर्दी हुई हिंदुस्तान में, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ईमा पे करवाई गई है। उसके बाद फिर उन्होंने जो ज़बान बोली, और आपको मालूम ही है मैं ये बहा दूंगा, मैं वो बहा दूंगा। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब आए, और फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे खड़े होके ना सिर्फ गद्दार बल्कि जी हाँ, बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल हुए, नाजेबा गुफ्तगू, बिल्कुल हम इस तरह की चीज़ को हमेशा कंडेम किया हमने। लेकिन मैं वापस इस पे आना चाहती हूँ, आई वांट जरा स्टे विद द क्वेश्चन। जी अगर मौका देंगी तो मैं बताऊंगा ना। और फिर इमरान खान साहब ने खड़े होके वहाँ पे नाम लिया मोदी का, और मोदी को कहा कि मोदी हमारी क़यादत बुज़दिल है। किस वक्त कहा? जब हम आई बॉल टू आई बॉल फ़ौजें खड़ी हैं और हमारे शहीदों की लाशें जो हैं वो सरहद के ऊपर हैं, तो वो उस वक्त मोदी का नाम लेके कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की क़यादत तो बुज़दिल है। प्राइम मिनिस्टर साहब को या किसी को उसका जवाब नहीं देना चाहिए था मोदी साहब को कहने के कि प्राइम मिनिस्टर साहब कि मैं अपनी कन्विक्शन से बोलता हूं, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेता। देखिए, मोदी और हिंदुस्तानी फ़ौज और हिंदुस्तानी जासूस जो हैं वो तो इस वक्त यही तासुर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कमज़ोरी है, कि पाकिस्तान की क़यादत जो है वो कमज़ोर है, पाकिस्तान के अंदर इंतशार है,
और पाकिस्तान जो है वो वगैरह वगैरह जो भी वो करना नहीं, चाहते हैं। मैं चले अपने जवाब की बात कर रही हूं। मेरी आप मेरी बात, मैंने इसका जवाब कई मरतबा दिया है और मैं आज दोबारा आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप सुनिए तो। और मैं ये बारहा कह चुका हूं और मैं वज़ीर आज़म का तर्जुमान हूं, हम हर उनके बयान को इस तरह के कंडेम कर चुके हैं, लेकिन हमारी अपनी सफ़ों के अंदर जो लोग बैठे ऐसे बयानात दे रहे हैं, तो फिर आप किस चीज़ का, किस मकसद की वजह से एक शट डाउन करना चाहते हैं? और अगर ये इस जमहूरियत के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है जाते जाते, तो ये बताइए ये क्या चीज़ है? वैसे ऑन ए लाइटर नोट मुसद्दिक मलिक साहब, जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो तो हम ISPR ने भी कह दिया, सब ने कह दिया कि वो तो थी नहीं असल में सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का लफ्ज़ इस्तेमाल किए दानियाल अजीज़ साहब ने, वो किस सूरत में इस्तेमाल करें? जो यानी असल सर्जिकल स्ट्राइक या इमेजिन्ड सर्जिकल स्ट्राइक? देखिए ना, सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट। नहीं मैडम, दिस इज, हम इस वक्त जंग की सूरत हाल में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम सियासी उसमें कह रहे हैं कि हम पहले भी ये कहते रहे हैं कि खुदारा कम अज़ कम अपना इश्क जो आपका है इक़्तिदार के लिए, उसमें जमहूरियत को ना रगड़ें। उसकी कीमत जमहूरियत नहीं है, आपको खिदमत करके वोट लेना होगा। और इस वक्त जब रियासत जो है वो हिंदुस्तानी रियासत की आंखों में आंखें डाल के देख रही है, तो खुदारा रियासत को अंदर मत लेकर आएँ। आपको अगर इक़्तिदार चाहिए तो आप ज़रूर लें इक़्तिदार, लेकिन ये इक़्तिदार आपको खिदमत करके और वोट ही लेकर लेना पड़ेगा। आपको ये किसी एम्पायर की उंगली के तहत या किसी कंटेनर पर खड़े होकर या किसी शहर को शट डाउन करके या दीवारें पार्लियामेंट की तोड़ के या सेक्रेटेरिएट को स्टॉल करके आपको या PTV की इमारत में दाखिल होकर आपको इक़्तिदार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको इक़्तिदार। और अगर आपने इत्तेज़ाज़ एहसन साहब की बात शायद आपने सुनी हो, ये सुनिएगा क्या कहा था उन्होंने कल। वज़ीर आज़म की ज़बान से कुलभूषण यादव का नाम अदा हुआ, मैं 50,000 रुपए उस ब्लाइंड एसोसिएशन को दूंगा। नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। बैक नाज़रीन, तो ब्लाइंड एसोसिएशन को 50,000 रुपए मिलने वाले हैं या नहीं? देखिए, मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन हम जब वहाँ पे अभी मलिहा लोधी साहिबा ने जो तकरीर की है उसमें स्वाय कुलभूषण के किसी बात का जिक्र नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो डोसियर हवाले किया है यूनाइटेड नेशंस में, आप भी ये जानती हैं कि उसके हर सफ़े के ऊपर फुटप्रिंट हैं और हैंड प्रिंट्स हैं और अंगूठे लगे हुए हैं कुलभूषण यादव के। और मैं प्राइम मिनिस्टर का तर्जुमान हूँ और 50,000 प्रोग्राम्स के अंदर मैं कुलभूषण का नाम लेके पैगाम दे चुका हूँ। आप सिर्फ एक कश्मीर की जो वहाँ की तकरीर थी, वो हमारा फोकस था कश्मीर। इससे पहले की हुकूमतों ने तो वहाँ पे जाके तकारीर की हैं, उसमें जिक्र भी कश्मीर का नहीं किया। आप आज कह रहे हैं कुलभूषण, कल को आपने कहना था वो लंगड़ा और मोटा और सरकटा जो पकड़े गए थे, जो हिंदुस्तान से ट्रेन होकर आए थे, आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? अगर आपने सिर्फ उसके अंदर कोई मेख निकालनी है कि इस तकरीर में जिसकी खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने तारीफ की, जिसकी खुद हिना रब्बानी खर ने हर जगह पे जाके तायीद की और वाहवाह किया, तो अब बाद में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वक्त है मुत्तहिद होने का और हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर देखने का, और ब्लिंक करने का ये वक्त नहीं है। ये बताइएगा मुसद्दिक मलिक साहब के जो सिरिल अलमीडा की थी रिपोर्ट डॉन में, उस पर बहुत से सवालात उठे। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर कंडक्ट्स पॉलिसी और जो 1998-99 में हुआ उसको मद्देनज़र रखते हुए ज़ाती तौर पे आई एम श्योर कि ये 90% जो उसमें चीज़ें हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन ये वक्त इस तरह की स्टोरी आने का, इस तरह की स्टोरी लीक करने का, जर्नलिस्ट को तो ख़बर मिलेगी तो वो तो लिखेगा, लेकिन ये लीक जो हुई है, ये लीक किसने की है? जी, मैंने सिरिल साहब जो हैं, एक तो ये कि मेरे ख्याल में उनकी तखय्युल की ये बुलंदी थी। ये जो बातें उन्होंने लिखी हैं, इनमें कई बातें ऐसी हैं जिसके अंदर हमारी अस्करी क़यादत और हमारी जो जमहूरी क़यादत है, सियासी क़यादत है, उसका भरपूर इत्तफ़ाक़ है।
और आपने देखा है कि दोनों ने मिलकर ये किया है जो ज़रबे अज़ब है, और कराची का ऑपरेशन और दहशतगर्द तंजीमें जिनमें से बेशुमार जो हैं उनको साफ़ किया गया है और कुछ अभी रहती हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके अंदर हमें अचंभा हो। सिर्फ जिस तरह तखय्युल को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने फ्रेम किया है, उससे दो इदारे जो हैं उनमें टकराव पैदा होता है, जिसकी वजह से फौरी तौर पे हमने उसको रिजेक्ट किया और 2 दफा रिजेक्ट किया। इशू यही है। लेकिन आप तर्जुमान हैं, आपने पहले लिखा था प्रेस रिलीज में कि हाफ ट्रूथ है, उसके बाद यू रिमूव्ड हाफ ट्रूथ, कोई खास वजह? जी, मैंने वो इसी वजह से कि जो हमारा कंसेंसस है, हमारी हर मीटिंग में ये बात होती है कि हमने पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देना। जब हमारी सियासी क़यादत इकट्ठी होती है तो यही बात होती है, जब हमारी अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत इकट्ठी होती है तो यही बात होती है। तो हाफ ट्रूथ ये है कि हाँ, हमने इस मुल्क में हम सफाई कर रहे हैं, ज़रबे अज़ब देखिए, कराची देखिए, कॉम्बिंग ऑपरेशन देखिए, लेकिन बाकी जो हाफ उन्होंने तखय्युल अपना इस्तेमाल करते हुए किया है जिससे इदारों के अंदर टकराव पैदा होता है, तो हमने जाना कि बहुत अप्रोप्रिएट है कि फौरी तौर पे इसको रिजेक्ट किया। तो इसका मतलब हाफ ट्रूथ आपने पहले लिखा, लेकिन फिर आपने सोचा कि मुनासिब नहीं कि हाफ ट्रूथ है, आपने उसको जी ठीक है, ओके। उसकी वजह नहीं, सुन लीजिए, उसकी वजह यह है कि जब हाफ ट्रूथ हमने लिख के भेजा तो हम इस बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन जो मीडिया पे ले दे शुरू हुई कि व्हाट इज द अदर हाफ ऑफ द ट्रूथ, तो बजाय इसके कि एक लंबी स्टेटमेंट दी जाए कि इसमें इदारों में कंसेंसस है और हमारे पास एविडेंस, आप देखिए फौज ने पिछले 1 साल के अंदर क्या किया है, और ये कि DGISI इदारों ने क्या किया, मीट्स द प्राइम मिनिस्टर डेली, बिल्कुल कंसेंसस। असल में लीक ही नहीं होनी चाहिए थी ऐसी चीज, और फिर हम कहेंगे कि सीरियल मीडिया का नहीं लिखना। देखिए, मैं आपने कहा कि मेरा यह ख्याल है कि लीक हुई है, मैं आपको यह कह रहा हूं कि जो उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ। तो लीक उन्होंने कहीं उनकी यानी कि उनको कहीं से वही तो नहीं खुदा न खास्ता नाजिल हुई, ऑब्वियसली लीक हुई है तो बात उन्होंने लिखी है। लेकिन बहरहाल देखिए ना, देखिए बातों को स्पिन दिया जाता है इदारों में टकराव पैदा करने। बहरहाल उन्होंने डॉन के रिपोर्टर ने तो लिखना था जो लिखा, ये बात बाहर निकलनी नहीं चाहिए थी। और नाज़रीन आखिर में हमने तरदीद करनी थी और हमने तरदीद की है। आप बार-बार ये कह रहे हैं कि बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए थी, और हम ये कह रहे हैं कि ऐसी बात इस तरीके से नहीं हुई। जी ठीक है, और नाज़रीन इसी पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। और यकीनन इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि इदारों में टकराव के हवाले से मीडिया इस तरह की चीज़ को प्रमोट ना करे, और ना हमें लगता है कि डॉन ने वो प्रमोट करने की कोशिश की है। लेकिन जर्नलिस्ट जो है वो तो खबर लिखेगा या लिखेंगी। अल्टीमेटली ये है कि कितनी रिस्पॉन्सिबली आप अपनी जो अंदर की खबरें होते हैं उनको संभाल के रखते हैं। फिलवक्त हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।